पूरी दुनिया एक ऐसे बयान से दहल उठी जो आधुनिक इतिहास में शायद ही किसी राष्ट्रपति ने दिया हो। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म कर देंगे। ये महज एक सैन्य धमकी नहीं है, ये 6000 साल पुराने इतिहास को मिटाने का ऐलान है। 6000 साल, सोचिए, एक इंसान की औसत उम्र 100 साल नहीं होती है, और यहाँ पर 6000 साल के इतिहास, भूगोल, सभ्यता, डीएनए, समाज और 9 करोड़ की आबादी वाले ईरान की बात हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी देश की सभ्यता को मिसाइल और बमों से उड़ाया जा सकता है? जिस सभ्यता की बात हो रही है वो सिर्फ इमारतों का ढेर नहीं है, ये 6000 साल पुरानी सांस लेती हुई संस्कृति है। ईरान यानी प्राचीन पर्शिया, जहां से इंसानियत को पहला लिखित अधिकार मिला, जिसे साइरस सिलेंडर कहा जाता है। एक मिट्टी का सिलेंडर जिस पर मानव अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता का पहला लिखित संदेश दर्ज है। यह वही धरती है जहां रूमी की सूफियाना कविताएं आज भी गूंजती हैं। रूमी का जन्म फारस की सांस्कृतिक परंपरा में हुआ और उनकी पूरी रचनात्मक आत्मा ईरानी सभ्यता से गहराई से जुड़ी हुई है। जहां हाफिज के शेर मोहब्बत और फिक्र का आईना है, और जहां संगीत सिर्फ धुन नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है जिसे पर्शियन क्लासिकल म्यूजिक के नाम से जाना जाता है। ईरान के बाजार जैसे ग्रैंड बाजार ऑफ तेहरान सिर्फ खरीद फरोख्त की जगह नहीं है, ये वो जीवित इतिहास है जहां मसालों की खुशबू, कालीन की बुनाई और सौदागरों की आवाजें सदियों से गूंज रही हैं। यहाँ ह्यूमन चेन सिर्फ विरोध का तरीका नहीं बल्कि एकता का प्रतीक है। एक ऐसा समाज जो हर संकट में हाथों में हाथ डालकर खड़ा होता है। इतिहास गवाह है, अलेक्जेंडर द ग्रेट आया, मंगोल इन्वेजन हुए, अरब साम्राज्य फैला, लेकिन फारसी सभ्यता हर बार टूटी नहीं बल्कि और गहरी हो गई। उसने हर हमलावर को अपने रंग में रंग दिया। आज का ईरान सिर्फ 9 करोड़ लोगों का देश नहीं बल्कि एक जीवित विचार है जिसकी जड़ें भाषा, कला, संगीत, खान पान जैसे पर्शियन क्यूजीन और पीढ़ियों की यादों में फैली है। सभ्यता को खत्म करने का मतलब सिर्फ शहरों को नहीं बल्कि संग्रहालयों को, किताबों को और इंसानी पहचान को मिटाना है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में गंभीर अपराध भी माना जाता है। तो सवाल फिर वही, क्या मिसाइलें कविता को मिटा सकती हैं? क्या बम बाजारों की रौनक छीन सकते हैं? क्या कोई ताकत 6000 साल पुरानी संस्कृति को डिलीट कर सकती है? या फिर हर हमला उसे और अमर बना देता है? तो फिर ट्रंप के बयान के मायने क्या है? ट्रंप का सभ्यता खत्म करने का मतलब शायद ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को पाषाण युग में भेजना है। उनके निशाने पर ईरान के बिजली घर, गैस फील्ड और वो बांध हैं जो इस देश की लाइफलाइन है। और सभ्यता मिटाने का मतलब उन हथियारों और बमों का प्रयोग है जो पहले कभी नहीं हुए। यानी ये धमकी परमाणु हमले से भी जुड़ी हुई है। B2 बॉम्बर फेल, बंकर बस्टर फेल, अमेरिकी युद्धपोत फेल, 60,000 सैनिक फेल, F-16, F-35, A-10 फेल। ये सब वो नाम थे जो ईरान युद्ध में इस्तेमाल हुए। इनकी वजह से अमेरिका का युद्ध का बिल अरबों डॉलर का बन गया, लेकिन अभी तक अमेरिका जीत नहीं पाया क्योंकि ईरान अब भी जिंदा है। और ट्रंप कह रहे हैं ईरान की सभ्यता को खत्म करने का वक्त आ गया है। अगर ईरान की सभ्यता को खत्म करना है, 6000 करोड़ साल पुरानी सभ्यता खत्म करने की चेतावनी दी गई है, तो फिर एक ही सूरत है, आप समझ ही गए होंगे। अगर किसी एक हथियार में एक घंटे में सभ्यता खत्म करने की ताकत है, तो ये ताकत और कुव्वत परमाणु बम नहीं है। दुनिया का और कोई बम वो तबाही नहीं कर सकता जिससे पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो जाए। सवाल है, क्या अमेरिका अब परमाणु बम की तरफ कदम बढ़ा रहा है? क्या वो ईरान पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है? क्योंकि ट्रंप पहले ही इशारा कर चुके हैं कि वो चाहे तो 2 सेकंड के अंदर ईरान को खत्म कर सकते हैं। उनके पास ऐसे हथियार मौजूद हैं और ये बम क्या है कहने की जरूरत नहीं।
Oh, you could end this thing in 2 seconds if you wanted to, but we are being very judicious. इसीलिए बार बार दुनिया के सामने ट्रंप के बयान घूम रहे हैं। वो लगातार ईरान की बर्बादी की कसम खा रहे हैं। क्या ईरान को मिट्टी में मिलाने वाला है अमेरिका? क्या ईरान का बिजली पानी पूरी तरह बंद हो जाएगा? क्या चंद घंटों बाद ईरान 50 साल पीछे चला जाएगा? Thursday night, an American F-15 fighter jet went down deep inside enemy territory in Iran while participating in Operation Epic Fury, where we're doing unbelievably well, at a level that nobody's ever seen before. The entire country can be taken out in one night. इस एक धमकी ने न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया की बेचैनी बढ़ा दी। ट्रंप चाहते हैं ईरान सरेंडर कर दे, डील कर ले, लेकिन डील नहीं होने की सूरत में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत भयानक नुकसान की धमकी दी। हालांकि जिस वक्त अमेरिका धमकी दे रहा था, इजराइल एक्शन में था, उसने एक बार फिर ईरान पर भयानक बारूद बरसा दिया। खबर आई कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खार्क आइलैंड पर बहुत बड़ा हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक खार्क आइलैंड के ऑयल टर्मिनल को निशाना बनाया गया। इसके अलावा रडार सेंटर, सैन्य बेस को भी टारगेट किया गया। इस तरह की रिपोर्ट सामने आई। ये वही खार्क है जिसके जरिए ईरान के करीब 80 से 90% कच्चे तेल का निर्यात होता है। यहाँ बड़े तेल टर्मिनल, पाइपलाइन, स्टोरेज टैंक और जहाजों में तेल भरने की फैसिलिटी मौजूद है। यहाँ से हर दिन करीब 70 लाख बैरल तक तेल जहाजों में भरा जा सकता है। लेकिन अब यही खार्क आइलैंड अमेरिका इजराइल के टारगेट पर आ चुका है, जिसकी चेतावनी अमेरिका और इजराइल पहले ही जारी कर चुके थे। उन्हें ये जान लेना चाहिए कि हमारे तरकश में ऐसे हथियार भी हैं जिन्हें हमने अब तक इस्तेमाल नहीं किया। अमेरिका के राष्ट्रपति उनका उपयोग करने का निर्णय ले सकते हैं। यदि ईरानियों ने अपना व्यवहार नहीं बदला तो वो निश्चित तौर पर उनका उपयोग करने का निर्णय लेंगे। वॉर जोन में ट्रंप की धमकी के चंद घंटे बाद अमेरिका से पहले इजराइल ने मिसाइल और हवाई हमलों की रफ्तार अचानक बढ़ा दी। इजराइल ने चेतावनी जारी की थी कि ईरान के लोग कुछ वक्त के लिए रेल का इस्तेमाल ना करें। बाकायदा फारसी में ट्वीट किया गया था। मतलब साफ था कि वो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। इसके बाद हुआ भी ऐसा ही। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक काशान शहर के याहिया आबाद रेलवे ब्रिज को उड़ा दिया गया। तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। कुल मिलाकर इतना साफ हो चुका था कि ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले का पहला दौर शुरू हो गया। कराज में रेल लाइन पर हमले की तस्वीरें भी सामने आने लगी। इजराइल ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले के वीडियो रिलीज करने शुरू कर दिए। हमारे पायलटों ने ईरानी वायुसेना के अड्डे पर सैन्य विमानों और दर्जनों हेलीकॉप्टरों को नष्ट कर दिया। अब उन्होंने IRGC द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रेलवे और पुलों पर हमला किया। वो इनका इस्तेमाल हथियारों के लिए कच्चा माल, हथियार और उन जवानों को ले जाने के लिए करते हैं जो हम पर और अमेरिका पर और इस क्षेत्र के देशों पर हमला करते हैं। वही एक्टिविस्ट जो ईरानी जनता पर भी अत्याचार करते हैं। ये अभियान जिन्हें मैंने मंजूरी दी है, इनका उद्देश्य उस आतंक के शासन को कमजोर करना और कुचलना है जिसने 47 साल से ईरान की जनता पर अत्याचार किया है। यानी इजराइल ने वो हमले किए जिसका जिक्र अमेरिका कर रहा था। लेकिन इसी के फौरन बाद ईरान ने भी हमले का स्केल बढ़ाने का ऐलान कर दिया। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी। ये कह दिया कि उनका जवाब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो वहां के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बना सकते हैं। IRGC ने अपने बयान में कहा कि अब तक उन्होंने संयम बरता था, लेकिन अब खत्म हो चुका है। बयान में कहा गया कि ईरान अब अमेरिका और उसके सहयोगियों के ऐसे ढांचे को निशाना बना सकते हैं जिससे उन्हें इस इलाके के तेल और गैस संसाधनों से दूर कर दिया जाए। ईरान ने यह भी कहा कि उसने अब तक पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्तों की वजह से संयम रखा था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रही। IRGC ने चेतावनी दी, अगर अमेरिकी सेना ने हद पार की तो अंजाम भयानक होगा। ईरान को किसी भी तथाकथित समय सीमा के कारण अपने देश की रक्षा करने में संकोच नहीं करना चाहिए। हम युद्ध विराम को इसलिए स्वीकार नहीं करते क्योंकि हमने अतीत में ऐसा अनुभव किया है।
युद्ध विराम का अर्थ है एक छोटी राहत, जिससे दूसरे पक्ष को अपनी सेना मजबूत करने और बाद में और अधिक अपराध करने का मौका मिल जाता है। कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। हमारी मांग है कि इस थोपे गए युद्ध को समाप्त किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि युद्ध विराम और युद्ध का ये चक्र दोबारा न दोहराया जाए। اطمینان از اینکه این چرخه نامیمون इससे पहले खबर आई थी कि ईरान ने सऊदी में एक बार फिर मिसाइलों का मुंह खोला था। ईरान पहले ही कह चुका था कि अगर हमारी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी टारगेट बर्बाद हो जाएंगे, और वो उसी लाइन पर चल पड़ा है। यानी कहा जा सकता है कि अब वो दौर शुरू हो चुका है जिसमें दोनों तरफ तबाही की शुरुआत दिखती है। इसीलिए एक्सपर्ट समेत कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये महायुद्ध की अंतिम घड़ी है? क्या बिग ब्रूटल वॉर का क्लाइमैक्स नजदीक आ चुका है? युद्ध के मैदान से इस वक्त जो खबर आ रही है वो सिर्फ एक सैन्य अपडेट नहीं बल्कि युद्ध की रणनीति का बेहद खतरनाक मोड़ है। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अब सीधे हमले की बजाय ऐसे ईरानी ठिकानों की तलाश में है जिनका इस्तेमाल सेना और आम नागरिक दोनों करते हैं। यानी टारगेट सिर्फ मिलिट्री बेस नहीं बल्कि वो ड्यूल यूज सेंटर है, जहां एक तरफ कमांड सिस्टम या हथियारों का सपोर्ट हो सकता है और दूसरी तरफ वही जगह आम लोगों की जिंदगी से भी जुड़ी होती है। सूत्रों के मुताबिक ऐसे दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों प्रोबेबल टारगेट हो सकते हैं। एयर डिफेंस रडार साइट्स, मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी, कम्युनिकेशन हब और वो इंडस्ट्रियल प्लांट्स जो सैन्य सप्लाई चेन से जुड़े हैं। इसीलिए हमले की डेडलाइन बार बार बढ़ रही है, क्योंकि कानूनी कवर ढूंढना इस युद्ध में उतना ही जरूरी है जितना कि सैन्य जीत। अब सवाल है, ईरान क्या कर रहा है? ईरान की रणनीति साफ है, ह्यूमन शील्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड डिफेंस। मतलब सैन्य ठिकानों को पूरी तरह अलग थलग नहीं रखना बल्कि उन्हें सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के करीब रखना, ताकि हमला करना आसान फैसला ना रहे। लेकिन क्या यह रणनीति कारगर है? इतिहास बताते हैं ऐसी रणनीतियां हमले को धीमा जरूर करती हैं लेकिन रोकती नहीं, और यही वजह है कि B-2 स्पिरिट जैसे स्टेल्थ बॉम्बर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है जो गहराई में छिपे टारगेट्स को बिना रडार में आए निशाना बना सकते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान का एयर डिफेंस खत्म हो चुका है? पूरी तरह नहीं, लेकिन कमजोर जरूर हुआ है। ईरान के पास अभी भी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन मिसाइल सिस्टम, रडार नेटवर्क और मोबाइल लॉन्चर जो हमलों को पूरी तरह रोक नहीं सकते लेकिन उनकी कीमत जरूर बढ़ा सकते हैं। तो क्या ईरान के पास कोई रास्ता नहीं बचा? रास्ता है। डिस्पर्शन यानी फोर्स को फैलाना, डिकॉय यानी नकली टारगेट बनाना, और साइबर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी लड़ाई सिर्फ आसमान में नहीं, डेटा और सिग्नल से भी लड़ी जा रही है। और सबसे बड़ा डर, क्या अमेरिका ईरान को गजा की तरह बेबस कर देगा? ये तुलना खतरनाक है, क्योंकि ईरान कोई छोटा इलाका नहीं बल्कि एक बड़ा, संसाधनों से भरपूर और सैन्य रूप से संगठित देश है। और यहाँ सीधी लड़ाई का मतलब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को आग में झोंकना हो सकता है। और यूं भी युद्ध का असर आम लोगों के घरों तक पहुंच गया है। तो तस्वीर साफ है, अमेरिका कानूनी दायरे में रहकर अधिकतम नुकसान पहुंचाने की रणनीति बना रहा है और ईरान नुकसान को महंगा बनाकर हमले को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन असली सवाल अब भी खड़ा है, क्या यह स्मार्ट वॉर है या बस एक लंबी तबाही की शुरुआत है? क्या अमेरिका की किल लिस्ट बदल गई? क्या अमेरिका ने अटैक लिस्ट अपडेट कर दी? वॉर क्राइम से बचने का फॉर्मूला क्या निकला? जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर पहुंचता जा रहा है। ट्रंप ने हाल ही में ईरान को पावर प्लांट देने की धमकी दी, यानी ईरान के पावर स्ट्रक्चर, एनर्जी ग्रिड पर हमला करने का स्टेटमेंट। इसके चलते पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मच गया। लेकिन सवाल है, अगर ईरान के एनर्जी ग्रिड और वाटर प्लांट्स पर हमला होता है तो इसके नतीजे केवल युद्ध तक सीमित रहेंगे
या फिर ये एक मानवीय आपदा में तब्दील हो जाएंगे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी ट्रंप ने इसी तरह की धमकी दी थी, जिसमें कहा था कि तेहरान पर भयानक हमले होंगे, जिससे वो कई साल पीछे चला जाएगा। Right now, they've lost their Navy, they've lost their Air Force, they have no anti-aircraft apparatus at all, they have no radar, their leaders are gone, and we can do a lot worse to one another. We're leaving certain things that if we take them out, or we can take them out by this afternoon, in fact within an hour, they literally would never be able to build that country back. सवाल है कि ईरान का वो स्ट्रक्चर, वो पावर ग्रिड कैसा है, कहां पर है, जिसे लेकर ट्रंप ने हमले की बात दोहराई है। ये समझने के लिए आपको ईरान की कुछ डिटेल्स जाननी होगी। देखिए, ईरान के जो रणनीतिक पावर प्लांट है, जो कि अमेरिका को खटकता भी है, इजराइल को, शायद ऐसे ही है, रजशूर है। ये तेहरान, ये कैपिटल है, उसके आसपास जितने भी पावर प्लांट्स मौजूद हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। ये सब कुछ अंकित है। शहीद सालिमी है, दमावंद है, ये सबसे महत्वपूर्ण जो पावर प्लांट है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। शहीद मोहम्मद मोंतेजरी एक, ऊपर एक अकेला आप देख रहे हैं दूर फिरदौसी, और उसके नीचे आइए, नीचे काजरून है, बुशर है, और बुशर में ही जोरदार धमाके हुए, अमेरिका ने खासतौर पर उसको टारगेट किया है। नीचे आइए साउथ पार्ट्स, अब उधर कैरमन देखिए, इधर बंदर अब्बास, वहां पर भी अटैक हुआ था। तो ये जो इंपॉर्टेंट पावर प्लांट हैं जिससे ईरान की जो ऊर्जा आपूर्ति होती है, सप्लाई होती है, और उसको टारगेट किया गया है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान के पास अलग अलग जगहों पर बिजली उत्पादन की क्षमता है। ईरान के पास 1000 मेगावाट का बुशर वाला एकमात्र परमाणु प्लांट है। ये सबसे संवेदनशील टारगेट है। इसे लेकर कई हमले हो भी चुके हैं। मरकजी प्रांत में रुदेश्वर पावर प्लांट है। ये तेहरान के पास सबसे बड़ा प्राइवेट गैस पावर प्लांट है। खुजेस्तान में शाहिद अब्बासीपुर प्लांट है। ये सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है। फार्स प्रांत में काजेरून प्लांट है, साउथ ईरान का मेन एनर्जी सेंटर। इसके अलावा तेहरान के पास दमावंद प्लांट है, जो उत्तर ईरान को बिजली देने वाला सबसे बड़ा थर्मल प्लांट है। ईरान में ये कहां हमले संभव हैं? हालांकि कई जगह तो हमले हुए हैं, लेकिन और कहां पर भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जो कि अमेरिका उसको स्ट्राइक कर सकता है, तबाह कर सकता है। तबरीज गैस प्लांट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके नीचे आइए खुर्रमशहर गैस प्लांट, यहां भी अटैक कर दिया है अमेरिका ने, कई बार नुकसान वहां पर पहुंचा हुआ है। आवाज हाइड्रो प्लांट यहां पर मौजूद है। नीचे आएंगे तो बुशर परमाणु प्लांट देख रहे हैं। बुशर बहुत कई मामलों में ये अहमियत रखता है। परमाणु प्लांट भी यहां पर मौजूद है। सिराज भी है, कोल गैस प्लांट है। ऊपर क्वाम आप देख पा रहे हैं, गैस प्लांट है। तेहरान तो राजधानी हो गई, यहाँ पर भी एक गैस प्लांट मौजूद है। नीचे आएंगे तो केरमन में यहाँ पर भी गैस प्लांट मौजूद है। और जेदा, ये भी इंपॉर्टेंट जगह है, गैस प्लांट यहाँ पर मौजूद है। माशद, यहाँ पर भी गैस प्लांट। मतलब ईरान की ये ऊर्जा सप्लाई के लिए सबसे अहम ठिकाने। अब सवाल है कि अगर ईरान के इन एनर्जी ग्रिड पर हमला हुआ, इन पावर प्लांट पर बैक टू बैक अटैक हुआ, तो क्या होगा? जाहिर है पूरे देश का सिस्टम बैठ जाएगा। बिना बिजली सब अंधेरा अंधेरा होगा, क्योंकि ईरान का एनर्जी ग्रिड एक इंटरकनेक्टेड हब है, यानी एक दूसरे से जुड़ा। रिपोर्ट्स कहती हैं बिजली कटते ही इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क और सैटेलाइट संचार बंद हो जाएंगे। इससे न केवल जनता बल्कि सैन्य तालमेल भी टूट सकता है। ईरान एक सूखा क्षेत्र है। यहाँ वाटर पंपिंग स्टेशन और डिसैलिनेशन प्लांट्स, यानी खारे पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट हैं, जो पूरी तरह बिजली पर निर्भर है। बिजली गई तो पीने के पानी की सप्लाई बंद हो सकती है। अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ेगा। वेंटिलेटर, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और दवाओं और वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन ठप हो सकती है। पंपिंग बंद होने से शहरों में सीवेज ओवरफ्लो हो सकता है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। ईरान के लोग भी इन हमलों को लेकर आशंकित हैं। उनका कहना है कि अगर यह हमला हुआ तो काफी नुकसान होगा। Sometimes when Trump or Netanyahu threats Iran for bombardment of the generators, the plants, yes, and they say that we are going to bombard there. I think we are just nervous about the patients, the health that we are going to give them in this hospital. Trump started the war against our country and our nation, and he don't know that we are the nation of peace, and we are not to start this war, but we are end this war.
अमेरिका जानता है कि उसे ईरानी हमलों के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है, खासकर वॉर क्राइम से जोड़कर देखा जा रहा है। शायद यही वजह है कि अब अमेरिका ने ट्रंप प्रशासन में वॉर क्राइम से बचने के लिए टारगेट लिस्ट अपडेट करने की तैयारी की। पॉलिटिको की रिपोर्ट कहती है अमेरिका की टारगेट लिस्ट में अब वो पावर ग्रिड और फ्यूल डिपो शामिल हैं, जो सेना और नागरिक दोनों की लाइफलाइन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन का दावा है कि ये प्लांट सेना को भी ऊर्जा देते हैं, इसलिए लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट है। चूंकि बुनियादी ढांचे पर सीधा हमला वॉर क्राइम की कैटेगरी में आता है, लेकिन ड्यूअल यूज बताकर अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानून की पेचीदगियों से बचना चाहता है। सवाल यह भी है कि वो प्लांट्स कौन से हैं जिस पर वो आक्रमण करके वॉर क्राइम से बच सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की टॉप लिस्ट में बुशहर परमाणु प्लांट और अमीर कबीर बांध शामिल हैं। करास का अमीर कबीर बांध तेहरान को न केवल बिजली देता है, बल्कि यहाँ के नागरिकों और सैन्य मुख्यालय को पानी सप्लाई करता है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। इसे निशाना बनाने से पूरे राजधानी क्षेत्र का लाइफ सपोर्ट कर सकता है। खाड़ी तट पर मौजूद डिसैलिनेशन प्लांट्स नागरिक आबादी के लिए पीने का पानी बनाते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल IRGC के बेस भी करते हैं। हो सकता है अमेरिका इन्हें लॉजिस्टिकल सपोर्ट मानकर निशाना बना दे। लेकिन सभ्यता खत्म करने की बातें करने वाले ट्रंप आखिर ईरान में करना क्या चाहते हैं? तो इसके लिए आपको गाजा की तस्वीरें देखनी चाहिए। गाजा में इसराइल ने बिजली लाइन, पीने के पाइप और सीवेज सिस्टम को काट दिया। गाजा में भूखे बच्चों की तस्वीरें सुर्खियां बनने लगी थी। गाजा की तरह ईरान में भी पानी की सप्लाई बिजली के बिना संभव नहीं है। अगर प्लांट पर हमला हुआ तो शहरों में हाहाकार मच जाएगा। ईरान एक ऐसा देश है जिसके पास 98,800 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने की क्षमता है और वो लगातार करता रहता है। और इस बिजली को सप्लाई लाइन के जरिए 1,33,000 किलोमीटर दूर तक पहुंचाया जाता है। अब एक इतनी बड़ी सप्लाई लाइन को एक साथ नष्ट कर पाना अमेरिका के लिए भी बहुत मुश्किल होने वाला है। तो अमेरिका के पास ऑप्शंस क्या है? वो कुछ चुनिंदा पावर प्लांट को निशाना बना सकता है, खासतौर पे दमावन जैसा पावर प्लांट जहां पर एक बड़ा चंक बिजली का प्रोड्यूस होता है ईरान के अंदर, उसको टारगेट कर सकता है। और इस तरह के करीब 150 पावर प्लांट्स हैं, उनमें से अगर आधों को भी नष्ट कर दिया गया तो 50 से 60% बिजली का उत्पादन बंद हो जाएगा। नोट करने वाली बात यह भी है कि ईरान गाजा नहीं है, क्योंकि गाजा के पास अपने डिफेंस सिस्टम के नाम पर कुछ भी नहीं था, जबकि ईरान के पास अब भी कई मिसाइलें ड्रोन्स बाकी हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि ईरान के पास अब हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अगर उसका ग्रिड गिरता है तो वो सऊदी अरब, UAE, इजराइल के ग्रिड को भी स्टोन एज में भेजने की ताकत रखता है। और बात सिर्फ पश्चिम एशिया की भी नहीं है। हॉर्मुज़ ब्लॉक करके ईरान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को स्टोन एज में धकेल सकता है। अगर उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह ब्लॉक कर दिया तो दुनिया का 20% तेल रुक जाएगा। जहां तक भूगोल का सवाल है तो गाजा महज 365 वर्ग किलोमीटर है, जबकि ईरान 16 लाख वर्ग किलोमीटर। इसे पूरी तरह ठप करने के लिए यानी स्टोन एज में भेजने के लिए हजारों उड़ानें और हफ्तों की बमबारी की जरूरत होगी। सवाल है, क्या ट्रंप इतनी लंबी लड़ाई के लिए तैयार है? क्योंकि ईरान तो बड़े जंग की तैयारी करके ही बैठा है। अब आपको बता देते हैं कि दुनिया ने युद्ध अपराध की श्रेणी में परमाणु हथियारों के अलावा कौन से हथियार वॉर क्राइम की कैटेगरी में रखे हैं। रासायनिक और जैविक हथियार, अमेरिका ने इस युद्ध में इनका इस्तेमाल नहीं किया। 1925 के जिनेवा प्रोटोकॉल और 1993 के रासायनिक हथियार कन्वेंशन के तहत इनका उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इनका उपयोग सीधे तौर पर युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध माना जाता है। क्लस्टर म्यूनिशंस और इनका उपयोग नागरिक क्षेत्रों में उपयोग वॉर क्राइम माना जाता है। हालांकि अमेरिका ने कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन घनी आबादी वाले नागरिक क्षेत्रों में इनका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबंधित है। ये हथियार छोटे छोटे बमों को एक बड़े क्षेत्र में फैला देते हैं, जो अक्सर बाद में नागरिकों, खासकर बच्चों के लिए घातक साबित होते हैं। सांस्कृतिक और ऊर्जा बुनियादी ढांचों पर हमला भी वॉर क्राइम की कैटेगरी में ही आता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। अगर ऐसा हुआ तो ये वॉर क्राइम की कैटेगरी में आ सकता है। हालांकि इजराइल ने तो ईरान का रेल ब्रिज उड़ा दिया। इंटरनेशनल लॉ कहता है कि बिजली घरों या बांधों जैसे बुनियादी ढांचों पर हमला करना जिससे नागरिक आबादी को भारी नुकसान हो, वो जिनेवा कन्वेंशन के अनुच्छेद 52 के तहत युद्ध अपराध माना जा सकता है। लेकिन ट्रंप कहते हैं उन्हें वॉर क्राइम से फर्क नहीं पड़ता।
I'm not worried about it. You know, it's a war crime having a nuclear weapon, allowing a sick country with demented leadership have a nuclear weapon. That's a war crime. And if I allowed that to happen, like 7 other presidents did, every president said, you know, many of them are saying be off the record and they're saying behind the scene, they should have done this a long time ago. For 47 years this has been going on, and every one of those presidents should have done it. And actually, as you know, off the record, they're doing it off the record because they haven't got the courage to say it. Those presidents are giving me a lot of credit. This should have been done by Obama, should have been done by Clinton, should have been done by the Bushes. महायुद्ध का अंजाम चाहे जो भी हो, कहने वाले ये कहने लगे हैं कि ईरान इतने दिन तक अमेरिका के सामने टिक गया, ये किसी जीत से कम नहीं है, भले ही नुकसान कितना ही हो गया हो। और ईरान खुद भी कहता है कि वो घुटने टेकने को तैयार नहीं। इस बीच तेहरान से 2 ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसने पेंटागन की नींद उड़ा दी है। पहली तस्वीर ईरान के कमांडर इन चीफ आमिर हातमी की उस वॉर रूम मीटिंग की है जहां वो अपने जाबाज जनरल्स को दिशा निर्देश, अंतिम निर्देश देते दिखाई दिए। रिपोर्ट्स है कि इसी मीटिंग में वो माजिद खदेमी भी नजर आए जिन्हें एक सटीक हमले में मार गिराया गया। ये वीडियो उस बयान का जवाब है जिसमें ट्रंप कहते थे ईरान में सब खत्म कर दिया। वैसे एक और वीडियो ने अमेरिका और इजराइल की चिंता बढ़ा दी होगी क्योंकि ईरान ने दावा किया है कि उसने बिजली की रफ्तार से तेज मिसाइल का इस्तेमाल किया। ये वो हथियार हैं जो आवाज से 15 गुना तेज चलते हैं और दुनिया का कोई राडार इन्हें पकड़ नहीं सकता। क्या अमेरिका के स्टोन एज वाले वॉर का जवाब ईरान का फ्यूचरिस्टिक मिसाइल के जरिए ईरान देगा? और क्या ईरान की ये वो मिसाइल है जो ईरान बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है? ईरान की 2 बड़ी खबरों और वीडियो का विश्लेषण। ईरान का वो कमरा जिसे मोसाद ढूंढ रहा है। एनडीटीवी के पास वो वीडियो जिसकी तलाश अमेरिका को है। प्रेसिडेंट ट्रंप को परेशान करने वाला वीडियो। अभी तक ईरान के वॉर रूम और कंट्रोल रूम वाले वीडियो सामने आ रहे थे, वो भी एआई जनरेटेड। लेकिन पहली बार ईरान आर्मी आर्टिश के ऑपरेशनल हेडक्वार्टर का वो वीडियो सामने आया है जिसमें आपको वो लोग दिखाई देंगे जो इस वक्त ईरान की अटैक और डिफेंस स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये ईरान का वो जॉइंट कमांड स्ट्रक्चर है जो इस वक्त अमेरिकी हमलों का जवाब दे रहा है, इजराइल पर बारूद बरसा रहा है, मिडिल ईस्ट को धुआं धुआं कर रहा है। ये बहुत जरूरी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि ईरान के हथियार पूरी तरह खत्म हो गए हैं। ये सही नहीं है। आपने सिर्फ हमारे कुछ स्ट्रेटेजिक हथियारों की प्रोडक्शन यूनिट, मिसाइल, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम को ही नष्ट किया है। काफी कम नुकसान हुआ है। हमारे स्ट्रेटेजिक हथियारों के प्रोडक्शन सेंटर अभी भी काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है भी तो आप उन जगहों तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप उन हथियारों को ना तो जानते हैं और उन्हें खत्म करने की क्षमता भी आपके पास नहीं है। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन दुश्मन को जवाब तो देना ही होगा। वीडियो 2 अप्रैल का बताया जा रहा है। इसमें सबसे पहले रूम में बैठे ये 4 लोग नजर आते हैं। इसमें ईरानी आर्मी चीफ आमिर हातामी दिखाई देते हैं। उनके पीछे पोस्टर है, इसमें फारसी में जुल्फिकार कमांड सेंटर लिखा है, यानी ईरान का आर्मी सिस्टम यहीं से कंट्रोल होता दिखता है। लेकिन किसी को नहीं पता कि ये रूम कहाँ है, क्योंकि अगर पता होता तो अमेरिका यहाँ बम गिरा चुका होता। इसी रूम में जब आप नजर डालेंगे तो आपको संचार के माध्यम यानी टेलीफोन भी नजर आएंगे। अमेरिका दावा करता है कि उसने संचार के माध्यम खत्म कर दिए, लेकिन यहाँ 2 टेलीफोन नजर आते हैं। एक कंप्यूटर स्क्रीन है जिसमें आमिर हतामी क्षेत्र के कमांडरों से बात करते नजर आते हैं। एक बार फिर देखिए इस रूम में कितने लोग बैठे हैं। 4 नहीं बल्कि पूरे 24 लोग नजर आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डिजिटल स्क्रीन के साथ मीटिंग में कम से कम 20 लोग जुड़े हैं। स्क्रीन को देखिए, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18 गिनती कीजिए 20 कमांडर एक साथ बैठे नजर आए जो हतामे की बात सुनते हैं उन्हें मिशंस पर अपडेट देते हैं। They have no anti-aircraft equipment. Their radar is 100% annihilated. We are unstoppable as a military force. The nuclear sites that we obliterated with the B-2 bombers have been hit so hard that it would take months to get near the nuclear dust. And we have it under intense satellite surveillance and control. If we see them make a move, even a move for it, we'll hit them with missiles very hard again. We have all the cards, they have none. It's very important that we keep this conflict in perspective. यही वो सिपहसालार हैं जो अभी तक जंग को कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये किस जगह से जुड़े हैं नहीं मालूम, लेकिन कंट्रोल तो कर रहे हैं। कोई मिसाइल कंट्रोल कर रहा है, कोई नेवी देखने वाला है, कोई आर्टिलरी वाला, कोई गुप्तचर विभाग का हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इसी तरह का सीक्रेट सिस्टम अब ईरान बनाम अमेरिका की जंग में सामने आ चुका है। खतामी कहते हैं दुश्मन को बर्बाद करने तक जंग चलेगी। अगर दुश्मन जमीनी कार्रवाई करता है तो उनका एक भी सैनिक अपनी जान बचाकर नहीं भागना चाहिए। दुश्मन की गतिविधियों और कार्रवाइयों पर पल पल कड़ी सतर्कता बरती जानी चाहिए। दुश्मन पर सटीकता से नजर रखना और सही समय पर उनके आक्रमण के तरीकों का मुकाबला करने के लिए योजनाएं बनाना जरूरी है। ईरान की सरजमी पर उनके कदम पड़ने से पहले ही काट दिए जाएंगे। हमारे देश से युद्ध का साया हटना चाहिए। बात चाहे ईरान की हो या फिर ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, लगता है सैनिकों को कंट्रोल करने का काम यहीं से होता है। हो सकता है इन कमांडर से, इन आर्मी अफसरों से कोई निजी तौर पर ना मिल सकता, क्योंकि इन सभी की जान को खतरा है। अमेरिकी मिसाइलों से, इजरायली हमलों से, मोसाद के सीक्रेट अटैक से। लेकिन ईरान की ताकत अभी बाकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास इस वक्त करीब 6,10,000 सक्रिय सैनिक हैं। इसके अलावा करीब 3.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। IRGC के पास करीब 2 लाख सैनिक हैं जो वैचारिक रक्षा यानी क्रांति के रखवाले हैं। मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी वॉर के एक्सपर्ट हैं। नेवी और एयरफोर्स में करीब 70,000 जवान बताए जाते हैं। वहीं गली मोहल्लों में क्रांति को दबाने वाली बसीज फोर्स में 2,20,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स बताए जाते हैं। इस सब के बीच ईरान ने अपनी नई मिसाइल की ताकत को दुनिया को दिखलाया है। कहा जा रहा है कि ईरान ने एक बार फिर अपनी क्रूज मिसाइल पावर का डिस्प्ले किया। ईरान का दावा है कि 6 अप्रैल को उसकी लाइटनिंग फास्ट प्रोजेक्टाइल्स ने अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाया। ये शब्द ईरान अक्सर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए इस्तेमाल करता है। यह मिसाइल मैक 15 यानी आवाज की गति से 15 गुना तेज तक जा सकती है। इसे ही ईरानी मीडिया बिजली की रफ्तार कह रहा है। कहा जा रहा है कि ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, यानी ये केवल ऊपर जाकर नीचे नहीं गिरती, बल्कि हवा में अपनी दिशा बदल सकती है। इसीलिए इसे इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव है। ईरान कहता है आगे भी ऐसे सरप्राइज मिलते रहेंगे। हालांकि ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की रेगुलर आर्मी और IRGC के बीच तालमेल बिगड़ने की बातें भी सामने आई। लेकिन अब ईरान सेम पेज पर नजर आना चाहता है, क्योंकि बात सभ्यता खत्म करने तक पहुंच गई है। इसलिए अब इन दोनों को एक साथ बैठाकर जॉइंट ऑपरेशन की कोशिश हो रही है, ताकि अमेरिकी हमले को काउंटर किया जा सके और उसी इंटेंसिटी से जवाब भी दिया जा सके। मुस्तफा खामेनी की सेहत का हाल क्या है? इस सवाल के जवाब में ईरान से मुस्तफा की प्रेजेंस वाले AI वीडियोस नैरेटिव वॉर में अपनी धमक दिखाते हैं, लेकिन सवाल उससे आगे का है। मुस्तफा खामेनी अगर ईरान को लीड करने की हालत में ना रहे तो क्या होगा? क्या यह उस साम्राज्य के पतन की शुरुआत है जिसे आयतुल्लाहों ने 1979 से खून और कट्टरता से सींचा है? फैक्ट क्या है? ईरान के इतिहास में जब जब सत्ता का उत्तराधिकारी कमजोर हुआ या अचानक गायब हुआ, तब तब वहां पर खून की नदियां बही हैं। 1989 में जब खुमैनी मरे थे, तब अली खामेनी ने रातों रात बाजी पलटी थी। लेकिन आज मुस्तफा के बाद कोई प्लान बी मौजूद नहीं है। मुस्तफा के न रहने पर ईरान की कमान किसी मौलवी के हाथ में नहीं, बल्कि बंदूकधारियों के हाथ में जाएगी। IRGC अब किंग मेकर नहीं, बल्कि किंग बनने की कोशिश करेगी। क्या ईरान सैन्य तानाशाही में बदल जाएगा? क्या सड़कों पर हिजाब के खिलाफ लड़ रही जनता को अब सीधे टैंकों से कुचला जाएगा? बिना किसी सर्वमान्य नेता के ईरान की सेना खुद आपस में भिड़ सकती है, जो कि एक खतरनाक गृह युद्ध का संकेत है। लोग डर रहे हैं कि क्या ईरान तालिबान बनेगा, और हकीकत तो इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। तालिबान एक पहाड़ी गिरोह है, लेकिन
ईरान एक परमाणु सक्षम जिद है। अगर सत्ता का कंट्रोल टूटा तो ईरान की मिसाइलें और उसकी प्रॉक्सी का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में होगा? कट्टरता की वो आग लगेगी जिसमें पूरा मिडिल ईस्ट स्वाहा हो सकता है। अमेरिका ने इराक में सद्दाम को हटाया, देश बर्बाद हो गया। अफगानिस्तान छोड़ा अमेरिका ने, तालिबान आ गया। लेकिन ईरान में अगर सत्ता का परिवर्तन हुआ तो वहां रजीम चेंज नहीं बल्कि कयामत आएगी। ये फैक्ट है। ईरान के पास इराक से कहीं बड़ी सेना और अफगानिस्तान से कहीं ज्यादा जटिल भूगोल है, और अगर यहां पर वैक्यूम पैदा हुआ तो अमेरिका चाहकर भी इसे संभाल नहीं पाएगा। ये कोई डेमोक्रेसी की बहाली नहीं बल्कि एक ऐसे ब्लैक होल की शुरुआत होगी जो पूरे ग्लोबल ऑयल मार्केट और पश्चिमी देशों की सुरक्षा को लील जाएगा। मुस्तफा खामेनी का कोमा में होना ईरान के ताबूत की आखिरी कील साबित हो सकती है। तेहरान की सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन दीवारों के पीछे तलवारें खिंच चुकी हैं। क्या ईरान अपनी ही कट्टरता की आग में जलकर खाक हो जाएगा या फिर सैन्य बूटों के नीचे एक नई और खूंखार तानाशाही का जन्म होगा? वक्त हाथ से निकल रहा है और तेहरान की घड़ियां कयामत का वक्त बता रही हैं। चंद घंटे पहले ही ये वीडियो सोशल मीडिया की सुर्खियां बना था, जिसमें मुज्तबा खामेनी कमांड सेंटर में जाते दिखते हैं और सामने इजरायली न्यूक्लियर प्लांट के कोऑर्डिनेट्स नजर आते हैं। लेकिन जितनी तेजी से युद्ध का सिस्टम बदल रहा है, धमकियों का दौर बदल रहा है, उसी तरह मुज्तबा की सेहत को लेकर अपडेट्स भी बदल रहे हैं। और ये सब रिपोर्ट्स के हवाले से हैं, क्योंकि असलियत का अंदाजा शायद किसी को नहीं, या है तो कोई सामने लाना नहीं चाहता। इसीलिए सवाल है, क्या ईरान एक ऐसी गाड़ी बन चुका है जिसका ड्राइवर सीट पर तो है लेकिन उसके हाथ में स्टीयरिंग नहीं? सवाल के पीछे वजह है नई रिपोर्ट। ब्रिटिश मीडिया द टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुज्तबा खामेनी कोमा यानी अनकॉन्शियस स्टेज में है। रिपोर्ट में पहली बार उनकी लोकेशन रिवील हुई है। वो ईरान के पवित्र शहर कोम में एक गुप्त मेडिकल फैसिलिटी में भर्ती बताए जा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर यह खबर इंटेलिजेंस बेस्ड है। रिपोर्ट्स में इजराइल और अमेरिकी इंटेलिजेंस का हवाला दिया गया। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि मुज्तबा खामेनी फिलहाल देश चलाने की तो क्या, कोई भी फैसला लेने की हालत में नहीं है। हालांकि ईरान बार बार यही कहता है, यही मेंटेन करता है कि मुज्तबा ठीक है, सेफ एंड साउंड है और उनकी लोकेशन सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से रिवील नहीं कर सकते। मगर इतना जरूर है कि ईरान अपना काम कर रहा है, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, वो भी हर फ्रंट पर। वहीं अमेरिका कहता है मुज्तबा गंभीर रूप से जख्मी है। Getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good. Moving along very nicely. They've destroyed a lot of additional targets today. The Navy's gone, the Air Force is gone, we know that. But we destroyed many targets today. It was a big day. And we are negotiating with them directly and indirectly. You have emissaries, but we also are dealing directly. And as you know, they've agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another 2, so it was 10 boats. मुज्तबा खामेनी को लेकर कंफ्यूजन और सस्पेंस का लेवल इसलिए भी बढ़ चुका है क्योंकि जब से मुज्तबा को उनके पिता अली खामेनी की मौत के बाद ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया, वो एक बार भी जनता के सामने नहीं आए। मुज्तबा ने एक बार भी वीडियो जारी नहीं किया। हाँ, उनके AI वीडियोस कई बार रिलीज हुए, उनके बयानों को टीवी पर पढ़ा जाता रहा, लेकिन खुद मुज्तबा कभी सामने नहीं आए। इसलिए अमेरिका दावा करता है कि पहली और दूसरी लीडरशिप खत्म हो चुकी है, हमने सबको खत्म कर दिया, जो बचे हैं वो फैसले लेने की हालत में नहीं है। लेकिन ईरान कहता है हमारा सिस्टम चल रहा है, मजबूत है, और यही बात अमेरिका को परेशान कर रही है। अब वो दावे भी देख लीजिए जो मुज्तबा को लेकर युद्ध शुरू होने के बाद से किए जाते रहे हैं। 28 फरवरी 2026 को दावा किया गया कि मुज्तबा अमेरिकी हमले में घायल हुए। 11 मार्च 2026 को न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा हुआ कि उनके दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई हैं, वो अब बोलने की हालत में भी नहीं है। मार्च के आखिर में ये खबर भी आई कि चोट इतनी गंभीर हो गई कि मुज्तबा के दोनों पैर काटने पड़े, पेट में भी इंजरी की बात कही गई। लेकिन अब एक बार फिर कुछ दिन से मुज्तबा के AI वीडियोस फ्लोट होने लगी और अब ये कहा गया कि वो अचेत अवस्था में है। हालांकि एक बार फिर ईरानी मीडिया के हवाले से नई थ्योरी फ्लोट की गई। कहा जा रहा है कि मुज्तबा ने एक और बयान जारी किया जिसमें उन्होंने IRGC के इंटेलिजेंस चीफ की मौत पर शोक जाहिर किया। मुज्तबा का ऑडियो संदेश ईरानी टीवी पर सुनाया भी गया, वो भी उनके हस्ताक्षर के साथ।
इस्लामी क्रांति के रक्षक और हमारे वफादार सिपाही मेजर जनरल माजिद खद्देमी की शहादत ने दिल को गहरा जख्म दिया है। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण इजराइल और अमेरिकी साजिशों को बेनकाब करने में बिताया। दुश्मन ने उन्हें शरीर से दूर किया है, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस विरासत हमारे प्रतिरोध को और मजबूत करेगी। हम अपनी धरती और अपने पावर ग्रिड की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जीत हमारी होगी। मुज्तबा के बयान में जीत का जिक्र है। जीत का दावा तो बार बार अमेरिका भी करता है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई मुज्तबा एक्टिव है, क्योंकि जिस तरह खामनेई लीड कर रहे थे उस तरह मुज्तबा नजर नहीं आते। तो क्या ये मान लिया जाए कि मुज्तबा कोमा में है, या फिर ईरान उन्हें अमेरिका और इजराइल के टारगेट से बचाकर रखना चाहता है? वैसे नई रिपोर्ट से तो यही लगता है कि मुज्तबा खामनेई का कोमा में होना केवल एक व्यक्ति की बीमारी नहीं, बल्कि एक पूरी लीडरशिप के अंत का नया संकेत हो सकता है।